तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर आइडिया दिया था। बिजनेस के अंदर होने वाली हर एक एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। बाकी डिटेल में यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड है, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। इन दोनों को हमें समझना है तब जाके हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ में आएगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हैं। उससे पहले एक लाइन और लिखी है उसको देख लो। ट्रांजैक्शंस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वही सेम बात लिखी हुई है जो हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारी मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म्स में नहीं होती तो उसको हम अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। अब अगर बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, परचेजेस, सेल्स एक्सेट्रा डन बाय बिजनेस विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हर वो एक्टिविटी जो प्रोडक्शन, परचेज और सेल से रिलेटेड है और उसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाना है। अगर मान लो कोई एक्टिविटी होती है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो फिर उस केस में उस एक्टिविटी को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते। आपने किसी को रोड क्रॉस करवा दी, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी क्योंकि वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो समझ में आ गया आपको? अब अगर बात करूं मैं चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो बिजनेस के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो बैलेंस शीट के अंदर तीन चीजें आती हैं, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होने का मतलब है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर चेंज होना। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, इट मींस चेंज इन एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। तो अगर एसेट में या लायबिलिटी में या कैपिटल में, इन तीनों में से किसी में भी चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है। अब एसेट में चेंज का क्या मतलब है? अगर हमने कोई एसेट परचेज कर ली तो हमारी एसेट बढ़ जाएगी, तो उससे भी एसेट में चेंज आ गया। अगर हमने एसेट सेल कर दी तो हमारी एसेट कम हो जाएगी, उससे भी एसेट में चेंज आ गया। अगर हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया एसेट के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब क्या है कि हम अपनी एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो उससे भी एसेट में चेंज आएगा। उसी तरीके से चेंज इन कैपिटल की बात करूं तो अगर ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उससे बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है। अगर ओनर बिजनेस से कैपिटल को विड्रॉ करता है तो उससे बिजनेस की कैपिटल कम होती है। और अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उससे भी बिजनेस की कैपिटल कम या ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था जो नेट प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में जाकर बिजनेस की कैपिटल बढ़ाता है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उससे बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है, जबकि लॉस होता है तो उससे बिजनेस की कैपिटल कम होती है। उसी तरीके से अगर हम चेंज इन लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का मतलब वो उधार जो बिजनेस ने आउटसाइडर से लिया है। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल है हमारे परचेज ऑफ गुड्स और एसेट ऑन क्रेडिट। अगर आपने उधार में गुड्स परचेज करें या उधार में एसेट्स परचेज करिए तो उस केस में आपके सर पर उधार आ गया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर आपने क्रेडिटर को पैसा पे कर दिया, क्रेडिटर कौन होता है? हमारा सप्लायर। तो अगर आपने क्रेडिटर को उसका उधार पे कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये भी लायबिलिटी के अंदर चेंज कहलाएगा। डिस्काउंट रिसीव ऑन पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर से आपको कोई डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो भी आपकी लायबिलिटी को कम करता है। सपोज आपने क्रेडिटर को 100 रुपए देने थे लेकिन क्रेडिटर ने बोला 10% में डिस्काउंट देता हूं, अब तुम 90 रुपए ही पे कर देना। तो यहाँ पर जैसे आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ 10 रुपए से ऑटोमेटिकली आपकी लायबिलिटी कम हो गई, अब आपको सिर्फ 90 रुपए ही पे करने होंगे। तो क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होते ही हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन था जिसके अंदर चेंज इन एसेट आया, चेंज इन कैपिटल आया और चेंज इन लायबिलिटी आया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन यही बोल रही थी कि ट्रांजैक्शन का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं तो बिजनेस के अंदर होने वाली हर एक एक्टिविटी आपके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सिंपल सी बात है। अब देखो ट्रांजैक्शन हमारी दो टाइप की होती है, पहला होता है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है हमारा कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो पार्टीज के बीच में होती है। पहली पार्टी होती है बिजनेस, दूसरा पार्टी होती है आउटसाइडर। तो अगर आप परचेस ऑफ गुड्स करते हो, गुड्स को खरीदते हो, तो उस केस में बिजनेस गुड्स को खरीदेगा तो पहली पार्टी बिजनेस होगी और दूसरी पार्टी होगी वो सप्लायर जो गुड्स को बेच रहा है। तो दो पार्टी हो गई यहाँ पर। अगर आप गुड्स की सेल करते हो तो उस केस में पहली पार्टी बिजनेस है, दूसरी पार्टी वो कस्टमर है जिसको आप गुड्स सेल कर रहे हो। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के अंदर हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, पहली पार्टी हमारी खुद बिजनेस होती है और दूसरी पार्टी हमारा आउटसाइडर होता है। तो समझ में आ रहा है आपको? उसी तरीके से अगर मैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता, ये ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर ही अंदर होती हैं। जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, अगर आप मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो तो डेप्रिसिएशन लगाने से हमारी मशीनरी की वैल्यू कम होती है, लेकिन क्या इस मशीनरी की वैल्यू कम होने में किसी आउटसाइडर का कोई हाथ है?
बिल्कुल नहीं, ये आपके बिजनेस की इंटरनल ट्रांजैक्शन है। उसी तरीके से लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अगर स्टॉक में आग लग जाती है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है तो उस केस में कोई आउटसाइडर तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए ये भी हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन की। तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें आप इमीडिएटली कैश पे कर देते हो या इमीडिएटली आपको कैश रिसीव हो जाता है वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। जैसे कि हमारा सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को सेल करते हो इन कैश तो उस केस में कस्टमर जो है आपको इमीडिएटली कैश दे देगा। उसी तरीके से अगर आप गुड्स को परचेस करते हो इन कैश तो उस केस में आप सप्लायर को इमीडिएटली कैश दे दोगे। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन द अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। अब बात करें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब होगा उधार की ट्रांजैक्शन। अमाउंट इज एग्रीड टू बी पेड ऑन लेटर और फ्यूचर डेट, अमाउंट जो है फ्यूचर में पे करी जाएगी या फिर फ्यूचर में रिसीव करी जाएगी। सेल ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, आपने किसी को उधार में सामान बेचा तो उस केस में आपके पास से इमीडिएटली गुड्स तो चले जाएगा लेकिन आपको कैश इमीडिएटली रिसीव नहीं होगा। उसी तरीके से परचेस ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, अगर आप उधार में सामान परचेस करते हो तो उस केस में आपके पास इमीडिएटली गुड्स आ जाएगा लेकिन आपके पास से इमीडिएटली कैश नहीं जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? ये हो गया हमारे ट्रांजैक्शंस के दोनों टाइप, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, और दूसरा कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं हम अपना इवेंट। दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है हमारा इवेंट। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ट्रांजैक्शंस और इवेंट के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था और बाकी बोला था कि हम इसको आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। तो हमने ट्रांजैक्शंस को समझ लिया, अब देख रहे थे इवेंट्स को कि आखिर इवेंट्स क्या होता है। एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो इवेंट जो है वो हमारे ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट होता है। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस आता है, जो रिजल्ट आता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। तो कुछ समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। मिस्टर एक्स हैज स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ही परचेसेस गुड्स ₹6 लाख in cash and sold 60% of these goods in cash for ₹4 lakh. He also paid salary to staff of ₹4,000. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, 10 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो यहाँ पर बिजनेस का ओनर कौन है? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स की तरफ से बिजनेस को 10 लाख रुपए मिले एज अ कैपिटल। ही परचेजेस गुड्स ₹6 लाख इन कैश एंड सोल्ड 60% ऑफ दीज गुड्स, और 6 लाख के 60% गुड्स को 4 लाख रुपए में बेच दिया और साथ में 4,000 रुपए की सैलरी भी पे करी गई। अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हमारी ट्रांजैक्शन है और कौन कौन सी चीजें हमारी इवेंट है। तो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन की बात करूं तो बिजनेस के अंदर होने वाली हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे वो बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो बिजनेस के पास कैपिटल आई, यानी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हुई। तो बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होना। तो इस केस में कैपिटल हमारी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और देख लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स। आपने 6 लाख के गुड्स परचेज करे कैश में, तो कैश भी आपका एसेट होता है और गुड्स भी आपका एसेट होता है। एक तरफ आपके पास से कैश गया, दूसरी तरफ से आपके पास गुड्स आया। एसेट आपकी 6 लाख से इंक्रीज भी हुई और 6 लाख से डिक्रीज भी हुई, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ। तो ये भी आपके लिए ट्रांजैक्शन है। तो परचेज ऑफ गुड्स आपकी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। उसी तरीके से सोल्ड ऑफ गुड्स, 6 लाख के 60% गुड्स, 6 लाख का 60% कितना होता है? 3,60,000। 3,60,000 का गुड्स आपने 4 लाख रुपए में बेच दिया। तो 4 लाख रुपए में आपने जो गुड्स सेल करा है उसकी वजह से आपके बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हुआ और आपका गुड्स डिक्रीज हुआ। तो कैश और गुड्स दोनों ही आपका एसेट है, यानी आपके एसेट में चेंज आया। तो ये सोल्ड ऑफ गुड्स भी आपका ट्रांजैक्शन कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका पेड सैलरी। आपने सैलरी पे करी तो आपके बिजनेस से कैश कम हुआ और कैश आपका एसेट है, आपके एसेट में चेंज आया, तो ये भी आपके ट्रांजैक्शन है। तो टोटल यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शंस हुई है। अब यहाँ पर इवेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। इवेंट्स का मतलब क्या बोला गया था? रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है हमारा इवेंट। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस तो हो गई, अब इनका रिजल्ट जो आएगा वो हमारा इवेंट कहलाएगा। हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इवेंट क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो देख लेते हैं यहाँ पर इवेंट क्या क्या हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले इवेंट की बात करूं तो सबसे पहला इवेंट है हमारा प्रॉफिट। आपने गुड्स को परचेज करा, गुड्स को सेल करा, ये आपकी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। लेकिन आपकी इन ट्रांजैक्शंस को करने की वजह से आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट आपका इवेंट है। तो यहाँ पर बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है? 36,000। कैसे निकाला एक बार देख लेते हैं। बिजनेस ने 6 लाख रुपए गुड्स परचेज करे थे जिसमें से 60%, 6 लाख का 60% कितना होता है? 3,60,000। तो बिजनेस के लिए गुड्स की कॉस्ट थी 3,60,000। तो बिजनेस ने 3,60,000 के गुड्स 4 लाख रुपए में सेल कर दिए। तो यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स है हमारा 4 लाख रुपए। अब हम इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स सोल्ड हुए हैं उसकी कॉस्ट बिजनेस को कितनी पड़ रही थी? तो यहाँ पर 3,60,000 की कॉस्ट पड़ रही थी बिजनेस को और बिजनेस ने 4 लाख में गुड्स को सेल कर दिया। तो बिजनेस के पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 40,000 का। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कुछ खर्चों को और लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही खर्चा बता रखा है जो कि है सैलरी पेड। तो सैलरी पे करी गई, इसको माइनस करा जाएगा। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, 4,000 की सैलरी पे करी गई। नेट प्रॉफिट आ गया 36,000 जो कि बिजनेस के लिए इवेंट कहलाएगा। और क्या क्या इवेंट है? दूसरा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक।
बिजनेस ने गुड्स को परचेज करा, सेल करा, जो बच गया वो बिजनेस के लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा परचेज और सेल का रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है 2,40,000 रुपए। कैसे निकाला इसको भी देख लेते हैं। तो बिजनेस ने परचेज करा था 6 लाख के गुड्स, जिसमें से माइनस कर लो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3,60,000 के गुड्स सेल कर दिए बिजनेस ने। अब बैलेंस बच गया क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2,40,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है, परचेज माइनस सीओजीएस। इसमें अगर कोई ओपनिंग स्टॉक होता तो उसको हम ऐड कर देते, निकल के आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 रुपए। तो ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक हमारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरा है हमारा कैश बैलेंस। बिजनेस ने कैश में परचेज करा, कैश में सेल करा, सैलरी पे करी, वो सब बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो कैश बैलेंस बिजनेस के पास बच गया वो बिजनेस का इवेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस के पास कैश बैलेंस बचा है 7,96,000। कैसे निकाला, कैपिटल इंट्रोड्यूस। बिजनेस के पास कैपिटल से कैश आया था 10 लाख का, उसके बाद बिजनेस ने कैश सेल करी 4 लाख की, जिसकी वजह से बिजनेस के पास 4 लाख रुपए और आ गए। माइनस करेंगे इसमें से कैश परचेज। बिजनेस ने 6 लाख की कैश परचेज करी थी, जिसकी वजह से बिजनेस के पास से कैश चला गया। उसके बाद सैलरी भी पे करी गई थी, तो 4,000 की सैलरी पे करी गई थी, जिसकी वजह से भी कैश गया था। इसको प्लस और माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7,96,000, जो कि बिजनेस के पास कैश बैलेंस होगा। तो कैश बैलेंस हमारा एक इवेंट है। उसी तरीके से फोर्थ है हमारा कैपिटल एट द एंड 10,36,000। तो ईयर एंड पे बिजनेस के पास जो क्लोजिंग कैपिटल बच जाती है, बिजनेस के अंदर ओनर ने कैपिटल लगाई, ओनर ने कैपिटल निकाली, वो सब बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन है। लेकिन ईयर एंड पे जो कैपिटल बिजनेस के पास बच जाती है वो उन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल की हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, मिस्टर एक्स ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, तो 10 लाख की कैपिटल बिजनेस के पास आई थी। पूरे साल के अंदर कोई भी कैपिटल विड्रॉ नहीं करी गई, तो यहाँ पर ड्रॉइंग की तो बात ही नहीं आएगी, और ना ही कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है। तो कैपिटल हमारी बढ़ती है नेट प्रॉफिट से और कम होती है नेट लॉस से। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो उससे बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और अगर बिजनेस को लॉस होगा तो उससे बिजनेस की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बिजनेस को 36,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 10,36,000। तो ये 10,36,000 हमारे लिए इवेंट है। तो समझ में आ गया आपको, हमने ट्रांजैक्शंस को भी देख लिया और इवेंट को भी देख लिया। अब बात करते हैं आगे, अगली टर्म को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है,